दोस्तों ये हमारे चैनल का फर्स्ट वीडियो है और हम इसके जरिए इस चैनल पर मांगा एक्सप्लेन करने वाले हैं और इसकी शुरुआत हम रिटर्न ऑफ द माउंट हुआ सेक्ट से करने वाले हैं। इस मांगा सीरीज की शुरुआत में हमें हर जगह पर खून ही खून दिखाई देते हैं। चारों ओर बस लाशें ही लाशें दिखाई पड़ती है, वो भी कटे फटे टुकड़ों में बटे हुए बिखरे पड़े। और इन सब के बीच में हमारा हीरो यानी कि मेन कैरेक्टर बैठा हुआ है, जिसे कि अब से हम MC बुलाएंगे, जिसका एक हाथ कट चुका है और वो इन सब लाशों की ओर देखते हुए सोचता है कि मुझे सब कुछ लाल लाल दिखाई दे रहा है। इस जगह पर अब सिर्फ मौतें ही बची है, आखिर इतने खून खराबे की क्या जरूरत थी। और इसी बीच हर तरफ बड़े बड़े मास्टर्स की लाशें दिखाई जाती है। इसे देखने के बाद MC अपने सभी दोस्तों को, मास्टर्स को और उनके डिसाइपल्स को जोर जोर से आवाज लगाता है, पर उसे उनके मृत शरीर ही दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो सोचता है कि सभी उसके मास्टर्स मारे जा चुके हैं और काश मैं ज्यादा ताकतवर होता तो शायद मैं सभी को हरा सकता था। यहाँ पर लगभग 20 बड़े सेट्स और उसके अंदर 10 बड़े सेट्स वाले और सभी अल्टीमेट मिलिट्री यूनिट वाले भी मारे जा चुके हैं। वो सोचता है कि चुनमा और उनके बीच हुए इस संघर्ष का परिणाम संपूर्ण विनाशी था। आगे वो ये सोचता है कि ये सब किसकी गलती है। तभी उसकी नजर अपने सामने ऊपर की ओर बैठे एक शख्स पर पड़ती है और वो सोचता है कि इन सब के पीछे इसी आदमी का हाथ है, जो कि आकाश से भेजा गया दानव है, उस शैतानी ग्रुप से जिसने पूरी दुनिया को रक्तपात में बदल दिया। ये चुनमा उसी हेवनली डेमन सेक्ट का लीडर है। यहाँ पर मैं बता दूं कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है ना, वो हमें इस सिनारियो के मेन विलन चुनमा के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। अगले सीन में विलन MC से कहता है कि अगर तुम यहाँ से बचकर चले गए ना तो तुम मुझे मारने की वाहवाही लूटोगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ से जिंदा बचकर जा भी पाओगे, क्योंकि तुम्हारी जो हालत है वो देखकर ये क्लियर हो जाता है। अब इस पर हमारा MC विलन से कहता है कि चुप हो जाओ, पर विलन चुप होने की बजाय MC की तारीफ करने लगता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे तलवारबाजी को एक्नॉलेजमेंट करता हूँ। माउंट वासिक की तलवारबाजी दुनिया में सबसे ग्रेट है। इस पर MC गुस्से में उससे कहता है कि चुप हो जाओ, लेकिन विलन इस पर भी चुप नहीं होता है और आगे कहता है मुझे अगर एक दिन भी एक्स्ट्रा मिल जाता ना तो मैं इस दुनिया पर राज करता, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि यही मेरी किस्मत है। पर याद रखना माउंट वासिक के डिसाइपल, ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है। हेवनली डेमन सेक्ट वापस आएगा और वो जिस दिन वापस आ गया उस दिन पूरी दुनिया उनके कब्जे में होगी और ऐसा होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये सुनकर MC अपने आप को उस पर तलवार चलाने से रोक नहीं पाता है और उसकी ओर दौड़ते हुए एक ही वार से वो उसके गले को उसके शरीर से अलग कर देता है। अब इसके बाद MC सोचता है कि ये लड़ाई तो खत्म हो चुकी है और मैं अब मरने वाला हूँ, तो अब माउंट हुआ सेक्ट का क्या होगा। माउंट हुआ सेक्ट के सभी लोग यहाँ पर मारे जा चुके हैं और साथ ही इनके सभी फॉलोअर्स भी अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। अब सिर्फ कुछ कमजोर बच्चे ही बचे हैं। यहाँ पर हमारे MC को काफी पछतावा होता है कि काश मैंने थोड़ी और ट्रेनिंग कर ली होती तो आज मैं कम से कम एक जिंदगी को तो बचाने में सफल हो ही पाता। और वो माउंट हुआ सेक्ट के बारे में सोचते हुए ही धीरे धीरे मर जाता है। अब इस सीन में हमें MC का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। MC माउंट हुआ सेक्ट का 13th डिसाइपल है, 3 महान तलवारबाज प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड सेंट्स में से एक, और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम चन मिंग है। दोस्तों नेक्स्ट सीन में हमें एक घर दिखाया जाता है जिसमें से हमें आवाज आती है। एक बच्चा अपने सपने में बोलता है कि चुनमा क्या वो मर गया, और वहीं पर एक दूसरा बच्चा भी होता है जो कि बेगर सेक्ट से है। वो उसे मारते हुए कहता है कि तुम क्या बक रहे हो, सब लोग भीख मांगने गए हैं और तुम अभी तक सो ही रहे हो। दोस्तों ये बच्चा जो है ना वो हमारा MC ही होता है, जिसका कि पुनर्जन्म हुआ है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और वो लड़का उसे मार क्यों रहा है। और उस बच्चे से हमारा MC कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा और तुम मुझे मारना बंद करो। हमारा MC सोचता है कि मैं माउंट हुआ सेक्ट का एक तलवारबाज था जिसके सामने बेगर सेक्ट का लीडर भी खड़ा नहीं रह पाता था, और यहाँ पर एक बेगर सेक्ट का छोटा सा लड़का मुझे मार रहा है। MC ये सब सोच ही रहा होता है कि इतने में ही बेगर सेक्ट का लड़का MC से कहता है कि आज मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। अब उसके अटैक को अपनी ओर आता देखकर हमारा MC सोचता है कि ये एक स्लो अटैक है और वो उसे इजीली रोक सकता है, और वो उसे रोकने की कोशिश भी करता है, पर वो उसे रोक नहीं पाता है क्योंकि उसके हाथ छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि उसका जन्म हुआ है पुनर और वो एक अभी बच्चे के रूप में है। अब यहाँ पर हमारे MC को बहुत हैरानी होती है कि आखिर उसका हाथ इतना छोटा कैसे हो गया। इससे पहले कि वो और कुछ कर पाता तब तक उस बेगर सेक्ट के लड़के की ओर से हमारे MC की अच्छी खासी पिटाई हो जाती है। उस समय एक दूसरे बेगर सेक्ट का लड़का उस घर में आवाज सुनकर झांकता है और सब नज़ारे देखकर चला जाता है। अब अगले सीन में हमारा MC एक तालाब के किनारे बैठकर पानी में खुद को देखकर हैरान हो रहा होता है कि आखिर ये लड़का है कौन।
कहीं ये मेरा पुनर्जन्म तो नहीं। कि तभी उसके पीछे से वो बंदा आता है जो कि एमसी को मार खाते देखकर वहाँ से भाग गया था। एमसी उससे पूछता है कि तुम तो वही लड़के हो ना जो मुझे मार खाता देखकर वहाँ से भाग गया था। इस पर वो लड़का कहता है कि हाँ। आगे वो कहता है कि जो तुम्हें मार रहा था ना उसका नाम वांग चैंग है। वो हमेशा ऐसा ही करता है लेकिन आज उसने ज्यादा ही कर दिया। इस पर हमारा एमसी उससे कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे 2 ही सवाल करूंगा, क्या मैं एक भिखारी हूँ? इस पर वो लड़का उससे कहता है कि खुद को देख लो, तुमने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, तुम्हारा हुलिया देख लो, पता चल जाएगा कि तुम क्या हो। इस पर एमसी अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है और सोचता है कि मैं भिखारी कैसे हो सकता हूँ। फिर वो उस बच्चे से दूसरा सवाल पूछता है कि क्या तुम चुनमा को जानते हो? इस पर वो लड़का एमसी से कहता है कि तुम्हें इतनी मार पड़ी है लेकिन वो सब छोड़कर तुम्हें यही जानने की पड़ी है कि चुनमा कौन है। इस पर एमसी को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में ही वो उससे कहता है कि तुम जवाब दोगे या नहीं। वो बंदा इस पर बोलता है कि अच्छा सुनो, मैं बताता हूँ, मैं जानता हूँ चुनमा के बारे में। तुम उसी की बात कर रहे हो ना जो हेवनली डेमन सेक का लीडर था जो कि 100 साल पहले ही मारा जा चुका है। अब ये सुनकर एमसी के होश ही उड़ जाते हैं और वो शॉकिंगली पूछता है क्या 100 साल? तुम सच कह रहे हो? इस पर वो बंदा एमसी को बोलता है कि आखिर तुमसे झूठ बोलकर क्या ही मिलेगा मुझे। अब ये सुनकर एमसी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो सोचता है कि मैं इस तरह से 100 साल बाद यहाँ पर कैसे आ गया और मरने के तुरंत बाद ही मेरा पुनर्जन्म क्यों नहीं हुआ। यही सब सोचते हुए एमसी उस लड़के से पूछता है कि माउंट हुआ शेख का क्या हुआ। इस पर वो लड़का कहता है कि मुझे माउंट हुआ शेख के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर हमारा एमसी उससे कहता है कि तुम एक भिखारी हो और अगर तुम सच में एक बिगर शेख यूनियन के पार्ट हो तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि द माउंट हुआ शेख दुनिया के 10 सबसे बड़े शेख में से एक है। एमसी के मुंह से ये बातें सुनकर वो लड़का उससे कहता है कि क्या बेकार की बातें कर रहे हो तुम। फिर वो लड़का एमसी को दुनिया के 10 सबसे बड़े शेख के नाम बताता है जिसमें द माउंट हुआ शेख का नाम कहीं भी नहीं होता है। ये सुनने के बाद एमसी पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और फिर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। अब उस लड़के का गला पकड़कर उसे झकझोरने लगता है और कहता है दी साउथर्न आइलैंड, ये कंट्री 10 ग्रेट शेख्स में आ सकती है और तुम कह रहे हो कि इसमें द माउंट हुआ शेख का नाम है ही नहीं। इस पर वो लड़का एमसी से कहता है कि तुम द सांजी प्रॉमिस मैप देख लो एक बार, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं सच कह रहा हूँ या झूठ। इसके बाद वो लड़का कुछ सोचता है और कहता है कि मेरे ख्याल से द माउंट हुआ शेख पूरी तरह से खत्म हो चुका है, इसीलिए शायद उसका नाम इस मैप में नहीं है। ये सुनकर एमसी चौंक जाता है और कहता है क्या सच में द माउंट हुआ शेख खत्म हो चुका है? एमसी सोचता है कि जो दुनिया के 10 सबसे बड़े शेख्स में से एक था वो ऐसे कैसे खत्म हो सकता है। एमसी उस लड़के को कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है, मैं अपनी आंखों से देखना चाहूँगा ये। एमसी द माउंट हुआ शेख जाने की ठान लेता है। इस पर वो लड़का एमसी से कहता है कि देखो तुम अगर दोबारा से मार नहीं खाना चाहते हो ना तो चलो हमारे साथ मिलकर भीख मांगो। ये सुन एमसी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि चुप बैठ और मेरे कुछ सवालों के जवाब दे। ये मैं जिसके बॉडी में हूँ इस शख्स का क्या नाम है? इस पर वो लड़का उससे कहता है कि तुम्हारे बॉडी का नाम चियान संग है। इस पर एमसी कहता है चियान संग? हाँ, ये नाम भिखारी जैसा लग भी रहा है। और फिर वो अपने स्किन को छूकर सोचता है कि इस लड़के की उम्र तकरीबन 15 या 16 साल ही होगी। फिर एमसी उस लड़के से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है और उस लड़के का क्या नाम था जिसने मुझे पीटा था। अब वो लड़का आश्चर्य से पूछता है सच में तुम्हें कुछ नहीं पता? वो लड़का एमसी से कहता है कि मेरा नाम कोचीन है, जिस लड़के ने तुम्हें पीटा था ना उसका नाम कुप्पा था, हम सब उसे वांग चुंग बुलाते हैं। एमसी उस लड़के से कहता है सुनो, मैं किसी की मेहरबानी 2 गुना रिटर्न करता हूँ और किसी की गद्दारी 10 गुना रिटर्न करता हूँ। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी मेहरबानी जल्दी ही रिटर्न कर दूंगा मैं। ये कहकर एमसी माउंट हुआ शेख की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसे ये पता ही नहीं कि वो किस दिशा में जा रहा है। फिर वो रुकता है और अचानक से उस लड़के की तरफ मुड़कर उससे पूछता है कि द माउंट हुआ शेख किस तरफ है। फिर अगले सीन में ही हमें हमारा एमसी दौड़ते हुए दिखाई देता है, जो कि दौड़ते हुए ही माउंट हुआ शेख जाने के लिए निकल पड़ता है। और इसी दौरान वो सोचता है कि मैं माउंट हुआ शेख दौड़ते हुए ही पहुंच जाऊंगा। मैं अपनी पिछली जिंदगी में भी कभी घोड़े पर नहीं चढ़ा था। लेकिन इसके कुछ ही देर में एमसी थक कर रास्ते में ही गिर जाता है और वो सोचने लगता है कि क्या सच में मैं इस शरीर के साथ माउंट हुआ शेख जा भी पाऊंगा या फिर आधे रास्ते में ही मेरी मौत हो जाएगी। थोड़ी देर गंभीरता से सोचने के बाद हमारा एमसी डिसाइड करता है कि वो अपने आप को ट्रेन करेगा। फिर एमसी अपने पिछली जिंदगी के बारे में सोचता है कि किस तरह से वो आलस करता था। यही सोचते हुए वो उठ खड़ा होता है और एक जगह ध्यान लगाकर बैठ जाता है और अपनी सारी टेक्निक्स याद करने लगता है। ये सभी याद करने के बाद हमारा एमसी इक्विलिब्रियम सीखने के बारे में सोचता है।
इक्विलिब्रियम ऐसी टेक्निक है जो बहुत ही चीप और इजीली अवेलेबल भी हो जाती है। लेकिन एमसी ये टेक्निक इसलिए सीखने की सोचता है क्योंकि ये माउंट हुआ शेक का फंडामेंटल टेक्निक है और ये टेक्निक किसी भी पर्सन के अंदर के इनर क्यूआई को बढ़ाता है और बॉडी को क्लीन भी करता है। अब एमसी इस टेक्निक को करना शुरू करता है और अपने आसपास के सभी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना भी शुरू कर देता है, जिससे कि वो इक्विलिब्रियम करना शुरू कर देता है। अब वो इस एनर्जी को अपने डेंटियन में गैदर करता रहता है और इस टेक्निक को सही तरीके से कर लेता है। इसके बाद ही वो अपनी जगह पर खड़ा होता है और सोचता है कि अब मैं दौड़कर माउंट हुआ शेक पहुंच सकता हूँ। पर इसके कुछ देर बाद ही वो अपनी जगह पर गिर पड़ता है, जिससे उसे रियलाइज होता है कि उसने तो अपनी सारी एनर्जी इस टेक्निक को सीखने में ही खर्च कर दी है। अब वो सोचता है कि आज मैं माउंट हुआ शेक नहीं पहुंच पाऊंगा। अब अगले सीन में हमें एक मार्केट में दो बेगर शेक के लड़के भागते हुए दिखाई देते हैं, जो कि किसी बेगर शेक वाले शख्सियत के सामने आकर रुकते हैं और उससे कहते हैं कि मार्केट में एक नया बेगर आया है जो सारे पैसे अपने आसपास कलेक्ट कर रहा है। अब क्योंकि वो बहुत ही क्यूट है इसीलिए सभी लोग उसको ही पैसे दे रहे हैं। ये सुनकर वो तीसरा शख्सियत गुस्से में आ जाता है और कहता है ठीक है, चलो हम चलकर उसे सबक सिखाएंगे। ये कहकर वे तीनों एमसी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। फिर अगले सीन में हमें एमसी दिखाया जाता है जो कि एक जगह बैठकर कुछ खा रहा होता है और अब तक यहाँ पर भी तीनों बेगर भी पहुँच गए थे, जिनमें से एक बेगर लड़का तीसरे वाले बेगर लड़के से कहता है कि वो देखो वही है वो नया लड़का। अब ये सुनकर वो तीसरा शख्स हमारे एमसी को आवाज़ देता है, पर हमारे एमसी को उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती है और इसीलिए वो उसकी आवाज़ पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। फिर वो तीसरा शख्स दोबारा से हमारे एमसी को आवाज़ देता है और कहता है क्या तुम बहरे हो गए हो? मैं कब से आवाज़ दे रहा हूँ और तुम्हें सुनाई ही नहीं दे रहा है। इस पर हमारा एमसी रिप्लाई देते हुए कहता है क्या तुम मुझसे कुछ कह रहे हो? अब इस पर वो तीसरा शख्सियत आग बबूला हो जाता है और कहता है तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो और तुम्हें यहाँ पर भीख मांगने की परमिशन किसने दी? खैर छोड़ो, अब क्योंकि तुम छोटे हो इसलिए मैं तुम्हें पीटूंगा नहीं, पर तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं ना वो सब तुम मुझे अभी के अभी दे दो। इस पर हमारा एमसी उन्हें रिप्लाई देते हुए कहता है कि तुम लोगों में थोड़ी सी भी शर्म है क्या? जब मैं खा रहा हूँ तभी तुम लोग आकर मुझे परेशान करना शुरू कर दिए। ये सुनते ही वे तीनों शख्स अपने हाथों की उंगलियां फोड़ते हुए हमारे एमसी को पीटने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें अपनी ओर आगे बढ़ता देख हमारा एमसी सोचता है कि मेरा डेंटियन अभी तक परफेक्ट नहीं हुआ है, फिर भी इतने से काम चल ही जाएगा। इसके बाद हमारा एमसी उन तीनों से कहता है तुम सब एक ही साथ आओ, मैं तुमसे एक साथ निपटूंगा। फिर उस पर से एक शख्स हमारे एमसी को पंच मारने के लिए तेजी से उसकी ओर बढ़ता है, पर हमारा एमसी उसे डॉज कर लेता है और फिर एमसी घूमकर उसे एक पंच देता है और इसके बाद ही हमारा एमसी उन तीनों की जमकर कुटाई करता है। जिसके बाद अगले ही सीन में हमें वे तीनों शख्स हमारे एमसी के कदमों में गिरकर उससे माफ़ी मांगते हुए नजर आते हैं। उसमें से तीसरा शख्स हमारे एमसी को बेगर चीफ कहकर माफ़ी मांगता है, जिसके बाद हमारा एमसी उनसे गुस्से से कहता है तुम मुझे बेगर चीफ क्यों कह रहे हो? ये सुनकर वो तीसरा शख्स उनसे कहता है ठीक है चीफ बेगर। फिर हमारा एमसी उनसे गुस्से में कहता है कि तुमने मुझे बेगर कैसे बोला? खैर छोड़ो और मुझे ये बताओ कि माउंट हुआ शेक का रास्ता किस तरफ से है? फिर वो तीसरा शख्स कहता है ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन हमसे ऊपर के लेवल वालों को इस बारे में ज़रूर पता होगा। फिर हमारा एमसी उससे कहता है कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार जब भी हम मिलेंगे ना और मैं तुमसे कुछ भी पूछूंगा तो तुम्हें उस बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है कहकर वे तीनों वहाँ से भाग निकलते हैं। फिर अगले सीन में हमें माउंट हुआ शेक दिखाया जाता है, जहाँ पर माउंट हुआ शेक के लीडर खिड़की के बाहर कुछ देख रहे होते हैं। फिर उनके रूम के बाहर से एक आवाज़ आती है, दरवाज़ा नॉक होती है और वहाँ से आवाज़ आती है कि मैं उन्नम। फिर शेक लीडर अंदर से कहते हैं कि अंदर आ जाओ। उन्नम गेट पर ही खड़ा होकर कहता है इतना भी ज़रूरी काम नहीं है, बस एक छोटा सा लड़का है जो कि आपसे मिलने की रिक्वेस्ट कर रहा है। वो लोग उस बच्चे से मिलने पहुंच जाते हैं और दोस्तों ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि हमारा एमसी ही होता है। एमसी शेक लीडर को ग्रीट करता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है मैं आपके शेक को ज्वाइन करना चाहता हूँ। इस पर शेक लीडर उन्नम से कहते हैं तुमने इसे अभी तक बताया नहीं कि हम किसी को भी अपने शेक में ज्वाइन नहीं करते हैं। उन्नम कहता है मास्टर से हाँ मैंने बताया है, लेकिन ये मान ही नहीं रहा था, इसलिए मैं इसे आपसे मिलने ले आया। यहाँ पर हमारा एमसी मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ा हुआ होता है। इसके पीछे की वजह असल में ये है कि कुछ देर पहले ही माउंट हुआ शेक पहुँचने से पहले वो बहुत ज़्यादा थक गया था, इसीलिए वो एक शॉर्टकट ले लेता है, जिसके बाद उसे अभी भी माउंटेन को क्लाइंब करके माउंट हुआ तक पहुँचना था। वो बहुत मुश्किल से उस पहाड़ को चढ़कर माउंट हुआ शेक पहुँचता है, तो वहाँ पर क्या देखता है कि कुछ देर पहले ही माउंट हुआ शेक पहुंचने से पहले वो बहुत ज़्यादा थक गया था, इसीलिए वो एक शॉर्टकट ले लेता है, जिसके बाद उसे अभी भी माउंटेन को क्लाइंब करके माउंट हुआ तक पहुंचना था। वो बहुत मुश्किल से उस पहाड़ को चढ़कर माउंट हुआ शेक पहुंचता है,
तो वहाँ पर क्या देखता है, वो देखता है कि माउंट हुआ शेख का साइन बोर्ड वहाँ से गायब है। वही साइन बोर्ड जिसे उसके मास्टर हर दिन सुबह साफ किया करते थे। तब वो उन्नम से मिलता है, जिस पर उन्नम एमसी से पूछता है कि तुम अकेले यहाँ पर कैसे आया और यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर एमसी कहता है, मैं पहाड़ चढ़ कर आया हूँ और मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, क्या तुम इस माउंट हुआ शेख के टीचर हो। इस पर उन्नम कहता है, हाँ मैं ही हूँ। इस पर हमारा एमसी सोचता है कि चलो, हमारा माउंट हुआ शेख पूरी तरह से अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। फिर उन्नम हमारे एमसी से कहता है, फिलहाल तुम अंदर आ जाओ। फिर उन्नम आगे कहता है, बाहर वालों को अभी नहीं लिया जा रहा है शेख में, लेकिन तुम अभी के लिए यहाँ पर रुक सकते हो क्योंकि शाम बहुत हो चुकी है और वापस से पहाड़ से उतर कर जाना इस वक्त तो सही नहीं रहेगा। ये सुनकर हमारा एमसी शॉक्ड हो जाता है एक चीज़ देखकर, और वो सोचता है कि आखिर माउंट हुआ शेख का ट्रेनिंग ग्राउंड इतना गंदा क्यों है, और मन में सोचता है कि वे मार्बल से बने फ्लोर कहाँ गए। फिर वो सोचता है कि कोई बात नहीं, वो सिर्फ पत्थर के टुकड़े ही तो थे, शायद इन्होंने सरवाइव करने के लिए उसे बेच दिया होगा। इसके बाद एमसी उन्नम से कहता है कि ट्रेनिंग ग्राउंड तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन हेवनली बॉर्डर पैलेस कहाँ गया। इस पर उन्नम कहता है कि तुम्हारे एज के बच्चों को ये बातें नहीं पता होनी चाहिए, लेकिन चलो, वैसे तो मुझे ये बात बताने में शर्म आ रही है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि हमने अपने फ्यूचर के लिए उसे बेच दिया। फिर उन्नम एमसी से कहता है कि इधर चलो। फिर हमारा एमसी सोचता है कि ये इन लोगों की गलती नहीं है, ये लोग बहुत कोशिशें कर रहे हैं कि माउंट हुआ शेख खत्म ना हो जाए। फिर अगले सीन में उन्नम एमसी को युआन टेम्पल लेकर जाता है और बोलता है कि कोई भी गेस्ट यहाँ पर आते हैं ना, तो वे हमारे एंसेस्टर्स को यहाँ पर रिस्पेक्ट पे करते हैं। फिर हमारा एमसी टेम्पल के अंदर किसी को देखकर शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है कि गोल्डन कैनल स्टिक जो एम्परर के द्वारा दिया गया था और एंसेस्टर्स द्वारा लिखा गया श्लोक और इस रूम को डेकोरेट करने के लिए जितनी भी पेंटिंग्स थे वो सब यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, और ऊपर से वाइट मेटल से बना हुआ प्लम ब्लॉसम फ्लावर भी नहीं है। फिर वो उन्नम पर चिल्लाता है और पूछता है कि कहाँ गया वो फ्लावर। इस पर उन्नम कहता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता, हमने तो उसे बेच दिया। हमने उसे इसलिए बेच दिया क्योंकि वो इस रूम में फिट ही नहीं हो रहा था और वैसे भी उसका कोई काम नहीं था। अच्छा हुआ कि हमें एक व्यापारी मिल गया, उसने हमें उसके अच्छे दाम दिए और हमने अच्छे दामों में उसे बेच दिया। ये सुनकर एमसी वहाँ पर शॉक्ड होकर अपने ऊपर बैठ जाता है और उसके मन में उसके टीचर का ख्याल आता है, जो कि उसके मन में उसे कह रहे होते हैं कि माउंट हुआ शेख अब खत्म हो चुका है। और टीचर उसे फ्लावर के बारे में समझाते हुए कहते हैं कि वो एक इम्पॉर्टेंट आर्टिफैक्ट था जो कि माउंट हुआ शेख के राइटिजियस स्पिरिट को दर्शाता था और इन लोगों ने उसे भी बेच दिया। अब इन सब के बाद एमसी सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द इन्हें ज्वाइन करना होगा, वरना ये लोग इससे भी बड़े बड़े कांड कर देंगे। फिर वो उन्नम से कहता है कि प्लीज़ मुझे शेख लीडर से मिलवा दो, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं माउंट हुआ शेख को ज्वाइन कर लूँ। अब इसी सीन के साथ फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और हम वापस से प्रेजेंट टाइम में वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां पर शेख लीडर एमसी से पूछते हैं कि अगर माउंट हुआ शेख ज्वाइन करना चाहते हो तुम, तो तुम्हें माउंट हुआ शेख के बारे में सब कुछ अच्छे से पता होना चाहिए। इस पर हमारा एमसी कहता है, हाँ मुझे पता है। इसके बाद एमसी मन में सोचता है कि ये लोग मुझे इतनी आसानी से कैसे ले रहे हैं, मैंने तो अपने दिमाग में अलग ही सिनेरियो बनाया हुआ था। एमसी आगे सोचता है कि एक शख्स था जिसका नाम चंग जिंग था, जो कि उस वॉर में मारा गया था, और मैं उसके नाम की एक कहानी बनाता कि वो लड़ाई करते हुए पहाड़ से नीचे गिर जाता है। नीचे वो जख्मी हालत में पड़ा होता है, तभी वहाँ से एक आदमी गुजर रहा होता है और वो उसके घावों को ठीक कर देता है। लेकिन अभी भी चंग जिंग अपने शरीर को मूव नहीं कर पाता, इसीलिए उसने उस आदमी को माउंट हुआ शेख के सभी टेक्निक सिखाए और आगे जाकर उसे अपना स्टूडेंट बना लिया। और मैं चंग म्यूंग उसका ग्रैंडसन बनकर यहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। फिर मैं शेख लीडर के बराबर के पोजीशन पर आ जाता। एमसी ये सारे ख्याली पुलाव अपने मन में पकाकर आया हुआ होता है, लेकिन शेख लीडर ने बिना उससे कुछ पूछे ही उसे शेख में ज्वाइन करवा लिया। इसके बाद उन्नम शेख लीडर से पूछता है, आप तो किसी को भी माउंट हुआ शेख में नहीं लेने वाले थे ना। इस पर शेख लीडर जवाब देते हैं, मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। अब इसके बाद हमारा एमसी सोचता है कि तुम लोगों को किसी भी अनजान शख्स को शेख में ज्वाइन करने से पहले उस पर एक बार तो शक करना ही चाहिए। इसके बाद शेख लीडर उन्नम से कहते हैं, इस बच्चे को रहने के लिए जगह दे दो और एक डांस सेरेमनी का इंतजाम करो। इस पर उन्नम कहता है, जी हाँ मैं अभी करता हूँ। इस पर एमसी सोचता है, ऐसा मत करो क्योंकि मैंने जो पोजीशन सोची थी वो अब मुझे नहीं मिलने वाली है। अगले सीन में हमें देखने मिलता है कि एमसी को 3rd रैंक के डिसाइपल का कपड़ा और एक रहने के लिए कमरा भी दे दिया गया है। यहाँ पर हमारा एमसी अपने मन में सोचता है कि इस रूम को क्या हो गया है। इस रूम को हम गेस्ट के रूम के तौर पर रखते थे और आज ये रूम उन्हें दे दिया गया है जो माउंट हुआ शेख को न्यूली ज्वाइन कर रहे हैं।
इसके बाद हमारा एमसी अपने बगल वाले रूम में झांकते हुए सोचता है कि इस रूम में भी बच्चे होंगे। फिर हम देखते हैं कि एमसी को कोई पीछे से आवाज़ लगाता है और वो एमसी से कहता है कि तुम कौन हो, चोरों की तरह दूसरों के रूम में क्यों झांक रहे हो। ये जो शख्स एमसी को चिल्ला रहा है ना, वो असल में माउंट वासेक का डिसाइपल है और इसका नाम गुल होता है। गुल के जोर से चिल्लाने की वजह से सभी लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं और उनमें से एक शख्स गुल से पूछता है कि क्या हुआ। इस पर गुल उस लड़के से कहता है ये लड़का दूसरों के रूम में झांक रहा है। फिर हमारा एमसी सोचता है ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है यार हर बार। इतने शोर शराबे को सुनकर वहाँ पर बाकी के टीचर्स भी आ जाते हैं और जोर से चिल्लाकर कहते हैं उन सभी स्टूडेंट्स से, यहाँ पर ट्रेनिंग करने का टाइम हो रहा है और तुम यहाँ पर शोर मचा रहे हो। फिर सारे बच्चे टीचर से माफ़ी मांगकर वहाँ से जाने लगते हैं और इसी बीच टीचर एमसी से पूछते हैं तुम कौन हो। इसके बाद एमसी टीचर को अपना नाम बताता है, जिसके बाद टीचर एमसी से कहते हैं ये लगता है तुम यहाँ पर नए जॉइनर हो, अभी काफ़ी लेट हो चुका है, अभी के लिए तुम जाकर रेस्ट करो और कल से ट्रेनिंग करने आ जाना। इसके साथ ही टीचर जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं और बाकी के सारे बच्चे नीचे ट्रेनिंग के लिए चलो। ये सर बोल के सभी बच्चे टीचर के पीछे चल पड़ते हैं, लेकिन गुल पीछे मुड़कर एमसी को धमकाता और कहता है मैं तुझे बाद में देख लूंगा और पक्का ही सबक सिखाने वाला हूँ तुझे। अब एमसी मन में सोचता है कि ये सारे क्यूट बच्चे माउंट वासेक के वंशज है, इसीलिए मुझे अच्छे से इन्हें अपना अटेंशन देना होगा और अटेंशन देने का तरीका मेरा थोड़ा अलग है। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब तक हमने देखा कि किस तरह से एमसी माउंट वासेक को ज्वाइन कर चुका है एंड ज्वाइन करते ही पहले ही दिन एमसी ने कुछ नए स्टूडेंट्स को अपना दुश्मन भी बना लिया है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर गुल एमसी से कहता है कि तुमने जो कुछ भी पहना हुआ है ना उसे उतारो और हमारे सामने डांस करो, इससे तुम्हारे और हमारे बीच में भाईचारा बढ़ेगा। जिसके बाद गुल एमसी से कहता है कि अगर बात तुम्हारे समझ में आ गई है तो जल्दी करो। फिर एमसी गुल से पूछता है कि बोर्डिंग हाउस के एडवाइज़र उंगम कहाँ है। यहाँ पर आपको बता दो कि उंगम वही टीचर है जो कि उस दिन आए थे और अगले दिन एमसी को ट्रेनिंग के लिए उन्होंने बुलाया था। एमसी के पूछने पर गुल कहता है वो यहाँ पर नहीं है, एडवाइज़र हमें शाम को ट्रेन नहीं करते। इसके बाद गुल सभी बच्चों से कहता है कि ये बच्चा अपनी बातें बोलना बंद ही नहीं कर रहा है और इसे मिलकर पीटते हैं। फिर इसके बाद एमसी अपने स्टाइल में उनसे रिक्वेस्ट करता है सीनियर अपनी गर्दन ढीली रखना। इस पर गुल कहता है क्या। इससे पहले कि गुल और कुछ कह पाता इतने में ही एमसी उसके मुंह पर एक जोरदार पंच जड़ देता है और उस एक पंच के लगते ही गुल सीधे छत में जाकर धंस जाता है। ये नज़ारा देखकर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं। इसके बाद फिर एमसी कहता है आपने ही तो हमें पीटने से शुरुआत करने के लिए कहा था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी बच्चे मिलकर एमसी के सामने झुके हुए हैं और एक बच्चा एमसी की मालिश कर रहा है। फिर एमसी उससे कहता है सीनियर मैं तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा हूँ तो तुम मेरी ठीक से मालिश करो। अब इस पर वो बच्चा कहता है हाँ मैं कर रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि एमसी गुल से कहता है सीनियर मैं केवल तुम्हें बुला रहा हूँ, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊँगा, मैं बस माउंट वासेक के बारे में तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। देखो यार मुझे यहाँ के सिचुएशन समझ में नहीं आ रहा है। फिर इसके बाद गुल सम्मानपूर्वक एमसी से कहता है हाँ आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद एमसी उससे कहता है कि हेवनली गोल्डन पैलेस का क्या हुआ और क्या तुम जानते हो कि माउंट वासेक की इतनी बुरी हालत क्यों है। इस पर गुल एमसी से पूछता है क्या तुम स्वर सैंड्स को जानते हो। इस पर एमसी कहता है हाँ मैं जानता हूँ। फिर वो मन में सोचता है वो तो मैं ही हूँ ना। इसके बाद गुल उसे आगे समझाते हुए कहता है कि इतिहास के अनुसार चुनमा को हराने में सबसे बड़ा योगदान स्वर सैंड्स का था। उस लड़ाई के बाद हेवनली डेविल्स के बाकी लोग यहाँ पर आए और सभी पहाड़ों को आग लगा दी, जिसमें माउंट वासेक को बुरी तरीके से नुकसान पहुँचा और हम अब तक उस नुकसान से उबर नहीं पाए हैं। फिर इसके बाद एमसी अपने मन में सोचता है कि क्या माउंट वासेक की तबाही का कारण मैं ही हूँ। अगले सीन में हम एमसी के पिछले लाइव का सीन देखते हैं जिसमें एमसी और उसके गुरु एक ही कमरे में बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। एमसी अपने मास्टर से कहता है कि द तई फ्लमॉक स्वॉर्ड टेक्निक इतनी शक्तिशाली नहीं है और ये हमारे विचारों से मेल भी नहीं खाती, तो मुझे नहीं लगता कि इस टेक्निक को हमारे सेट से हटा देने पर किसी को भी कोई दिक्कत होगी। इस पर उसके मास्टर कहते कि ये थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि इसे हमारे पूर्वजों ने बनाया है। लेकिन फिर एमसी बीच में टोकते हुए कहता है कि क्यों ना हम इसे लाइब्रेरी से ही हटा दें ताकि बच्चे इस टेक्निक में दिलचस्पी ही ना ले। टीचर इस पर कहते हैं कि ये एक बहुत बढ़िया आइडिया है, ठीक है फिर हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन मैंने तुम्हें इस मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ पर नहीं बुलाया। मुझे लगता है कि अब समय आ चुका है कि तुम बच्चों को अपना शिष्य बनाओ। फिर टीचर एमसी से पूछता है कि तुम बच्चों को कैसे सिखाओगे।
तो इस पर एमसी जवाब देते हुए कहता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है, मैं उन्हें इतना मारूंगा कि वे खुद से असंभव कार्य करने में भी सक्षम हो जाएंगे। एमसी यह सब याद करता है और सोचता है कि इसके बाद टीचर ने उसके सामने फिर कभी भी इस टॉपिक को नहीं निकाला। एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि इतने में कोई बाहर से एमसी को पुकारता है और कहता है कि बोर्डिंग हाउस सलाहकार उंगम आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में बुला रहे हैं। फिर हम ट्रेनिंग ग्राउंड का दृश्य देखते हैं जहाँ पर एक सीनियर सभी बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है। एमसी उंगम के बगल में जाकर खड़ा होकर सभी बच्चों की ट्रेनिंग देखने लगता है। इसके बाद एमसी आश्चर्यचकित होकर उंगम से पूछता है कि ये किस तरह की तलवार टेक्निक है। उंगम जवाब देते हुए कहता है कि ये बच्चे जो अब ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, इसे इक्विलिब्रियम स्वॉर्ड टेक्निक कहा जाता है और ये माउंट हुआ सेक की मूल टेक्निक है। फिर एमसी चौंक जाता है और सोचता है, वाकई ये माउंट हुआ सेक की मूल तकनीक है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि इस टेक्निक के जरिए बच्चों को मजबूत बनाना एक मुश्किल काम होगा। ऐसा लगता है कि हम उन्हें एक जटिल किताब से अक्सर सिखा रहे हैं। इस तरह से हम उन्हें कुछ समय के लिए मजबूत तो बना सकते हैं, लेकिन इसका क्या ही होगा। अगर यही सीखना है तो इसे सही तरीके से सिखाना चाहिए। ये सोचते हुए एमसी ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचता है। अब एमसी आसमान की ओर देखता है और सोचता है जैसे आसमान में बादल नहीं हैं, वैसे ही माउंट हुआ सेक का भविष्य भी दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे भी ये नहीं पता कि शुरुआत कहाँ से करूँ। फिर इसके बाद एमसी पास खड़े व्यक्ति से पूछता है, इसके अलावा यहाँ पर कौन सी टेक्निक सिखाई जाती है। वो व्यक्ति उसे जवाब देता है कि इसे सीखने के बाद हम 7 की स्वैट टेक्निक सीखेंगे। इसके बाद हम प्लम ब्लॉसम हाउस से स्नातक करेंगे। तब हम लेज़र किंग स्वैट टेक्निक भी सीखेंगे, जिसके बाद हम माउंट हुआ सेक की सीक्रेट टेक्निक टाई फ्लूमॉक्स टेक्निक भी सीखेंगे। टाई फ्लूमॉक्स टेक्निक का नाम सुनकर एमसी चौंक जाता है, क्योंकि ये वही टेक्निक थी जिसे कि एमसी ने अपने टीचर से हटाने के लिए कहा था। अब यहाँ पर एमसी सोचता है कि टीचर ने कहा था कि वे इसे हटा देंगे, लेकिन ये अभी भी सिखाई जा रही है। और 24 मोमेंट प्लम ब्लॉसम स्वैट टेक्निक का क्या हुआ। अगले सीन में हम देखते हैं कि एमसी गुल को बुलाता है और उसे बताता है कि सभी बच्चों से कहो कि वे सुबह 5 बजे व्हाइट प्लम ब्लॉसम बोर्डिंग हाउस के सामने इकट्ठा हो। फिर गुल पूछता है, क्या आप चाहते हो कि मैं ये सब करूं? एमसी हंसते हुए उससे कहता है, क्यों, क्या तुम नहीं कर सकते? इस पर गुल डरते हुए कहता है, हाँ आप ये सब मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं कर लूँगा। फिर एमसी उसे जाने के लिए वहाँ से कहता है। अब इसके बाद एमसी सोचता है कि माउंट हुआ सेक में ना तो धन है, ना टेक्निक है और ना ही प्रतिभा है। अब इन तीनों चीज़ों के अभाव में कोई भी ग्रुप रातों रात समाप्त हो सकता है। इनमें से केवल एक चीज़ पर ही मैं कंट्रोल कर सकता हूँ और वो है प्रतिभा। आज के तीसरे श्रेणी के शिष्य इतने प्रतिभाशाली नहीं है, ना ही इतने टैलेंटेड है, लेकिन कहा जाता है कि हजारों मील की यात्रा की शुरुआत एक कदम से ही होती है। और अब मेरा पहला कदम यही होगा कि इन टैलेंटलेस बच्चों को टैलेंटेड बनाना। अब अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जिसमें सभी बच्चे उसी जगह पर इकट्ठा होते हैं जहाँ पर एमसी ने उन्हें बुलाया था। सभी बच्चे टेंस्ड होकर एमसी से बात कर रहे होते हैं, जो सभी बच्चों से कहता है, तुम लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे हो। सभी बच्चे अचानक से चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि एमसी उनके बीच में खड़ा है और ये सब कुछ सुन रहा है। फिर उनमें से एक बच्चा कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था। कौन अपने सीनियर्स को इतनी सुबह बुलाता है? क्या तुम्हें सीनियर्स का सम्मान करना नहीं आता? इस पर एमसी हंसता और कहता है, ओह मेरे सीनियर भाइयों, मुझे माफ़ करना, मुझे सीनियर का सम्मान करना नहीं आता और मैं माफ़ी के तौर पर क्या हम अंदर जाकर बात कर सकते हैं? और एमसी सीनियर को धक्का देकर बोर्डिंग हाउस के अंदर ले जाता है। इसके बाद अंदर से बहुत चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती है। बाहर खड़े सभी बच्चे ये सब सुन रहे होते हैं। फिर इसके थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि अंदर के सभी बच्चे बाहर भागते हुए दिखाई देते हैं। अब अगले सीन में सभी बच्चे एक लाइन में खड़े होते हैं। एमसी उनसे कहता है, ठीक है, तो अब हम थोड़ा शांत हो जाते हैं ताकि हमारे टीचर जाग ना जाए। फिर एमसी उनसे आगे कहता है, अब से हम सभी एक साथ हर दिन सुबह ट्रेनिंग करेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टीचर नींद से उठते हैं और सोचते हैं कि आज सुबह कोई मुझे नमस्ते कहने क्यों नहीं आया। इसका मतलब है कि सब अभी तक सो रहे होंगे। लगता है कि मुझे सभी को सबक सिखाना ही होगा। लेकिन जैसे ही टीचर मैदान में आते हैं तो वे हैरान हो जाते हैं। वे देखते हैं कि सभी बच्चे थके हुए लेटे हुए हैं। शिक्षक सोचते हैं कि ये सभी इतने बुरे हाल में क्यों है। वो जोर से चिल्लाकर पूछते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है? फिर वो सोचते हैं कि ये लोग मुझसे बताने में हिचकिचा रहे हैं, यहाँ पर कुछ तो ज़रूर हुआ है। उसके बाद ही शिक्षक गुल की हालत देखकर और ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और एमसी को देखते हैं जो बड़े पत्थरों के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। हम देखते हैं कि एमसी ने बड़े पत्थरों के साथ 10,085 स्क्वाट्स कर लिए हैं। फिर शिक्षक सोचते हैं कि इस बच्चे ने इतनी मेहनत की है कि उसके पैर भी काँप रहे हैं। उसके बाद वो जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं, इसके लिए पानी लाओ। अगले सीन में हम देखते हैं कि एमसी पानी पी रहा होता है और पानी पीने के बाद टीचर उससे एक सवाल पूछते हैं,
अगर तुम्हारी प्यास बुझ गई हो तो मुझे बताओगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इस पर एमसी जवाब देता है, ज़्यादा कुछ नहीं टीचर, हमने आज से सुबह का सेशन शुरू करने का फैसला किया है और आज हमारा पहला दिन था, इसीलिए हमने खूब ज़्यादा मेहनत की है। टीचर सोचते हैं सच में। फिर वो बच्चों को देखते हैं, बच्चे एमसी से काफ़ी ज़्यादा डरे हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद टीचर मन में सोचते कि ये लोग इस बच्चे से क्यों डर रहे हैं। ये लोग खुद को माउंट हुआ सेक के डिसाइपल्स कहते हैं और एक नए बच्चे से डर रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे इस नए बच्चे को वार्निंग देनी चाहिए। इसके बाद टीचर एमसी को डांटते हुए कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोर्डिंग हाउस के नियम बदलने की। तुमने सोने के टाइम का ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किससे पूछकर किया। इसके बाद एमसी कहता है ठीक है, अब से हम ऐसा नहीं करेंगे। टीचर हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैंने इस जवाब की उम्मीद तो नहीं की थी। फिर वो आगे सोचते हैं, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इससे ये बच्चे तो मूर्ख दिखेंगे ही और मैं भी दिखूंगा जो कि इनका टीचर हूँ। मैं तो इनसे ज़्यादा बड़ा मूर्ख दिखूंगा।